रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉडी ले रखी है हमने, और ये बॉडी आपको जो दो है दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे स्टैंड की हुई है। पहला वाला जो है इसको आप कह सकते हो ये आपका ए है और दूसरा वाला बी है। ठीक है, तो आप टू इंसुलेटिंग कंडक्टर है ये दोनों ए और बी, जिसकी कैपेसिटेंस जो है इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी जो कैपेसिटेंस है ये C2 है। ठीक है, और दोनों जो चार्ज कैरी कर रहा है, पहले वाले पे चार्ज आपका Q1 है, दूसरे वाले पे चार्ज जो है आपका Q2 है। ठीक है, और ऐसा भी मान लिया मैंने कि इसकी जो पहले वाले की पोटेंशियल है ये V1 पोटेंशियल है और दूसरे वाले की जो पोटेंशियल है वो V2 है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो नीचे स्टैंड है ये वो है इंसुलेटर, चार्ज है इस पे, ये चार्ज है, और ये जो स्टैंड है ब्लैक वाला, ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। जी क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज नीचे चला जाएगा उससे होते हुए। ठीक है, अभी आप इस पे चार्ज देखो, इस पे पहले वाले ए वाले पे चार्ज कितना होगा, तो ए वाले पे चार्ज जो होगा आपका Q1, अगर मैं Q1 लिखूं चार्ज तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, C1V1, Q इक्वल टू CV होता है जी। उसी तरह से दूसरे वाले पे चार्ज क्या होगा, C2V2 C2V2। जी। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस कंडक्टर को एक वायर से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं टिप में, एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को ए और बी को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसे हाल में क्या होगा, जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना, उस कंडक्टर से जिसकी पोटेंशियल हायर होगी, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक टोटल चार्ज का सवाल है तो टोटल चार्ज जो होता है वो सेम रहेगा हर हाल में। तो जो स्टार्टिंग में जो टोटल चार्ज रही होगी, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो Q1 प्लस Q2 ये जो है ये टोटल चार्ज शुरू में रहा होगा उस पर। ठीक है, और जैसे ही आपने ये कब रहा होगा, ये मैं जिस समय जस्ट बिफोर कनेक्टिंग वायर, अभी मैंने वायर को कनेक्ट नहीं किया था, तो बिफोर कनेक्टिंग वायर, क्योंकि बिफोर कनेक्टिंग पहले वाले पे चार्ज Q1 है और दूसरे वाले पे चार्ज Q2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिफोर कनेक्टिंग वायर। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आप देखो यहाँ पे कि जब आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जब आपने वायर से इस दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो जैसे मैंने बोला कि जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की पोटेंशियल, ए की भी पोटेंशियल और बी की भी पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगी। मान लो इसकी कॉमन पोटेंशियल V रही होगी, V जो है इसको आप बोलोगे कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे आपके पास, सर क्या अच्छा ना सर कॉमन पोटेंशियल वाली चीज फिर से बता देंगे आप अभी तक? बिल्कुल, कॉमन पोटेंशियल के बारे में फिर से बताता हूँ मैं। तो देखो आप कॉमन पोटेंशियल पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कॉमन पोटेंशियल मतलब V इक्वल टू टोटल चार्ज होता है, अभी मैं उसके बाद पे भी आऊंगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो ये होगा आपका टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस।
जैसे घर में आपके पास वाटर टैंक हो, ठीक है, आपने मान लो कि वाटर टैंक ले लिया। मैं यहाँ पे दो वाटर टैंक समझाता हूँ। वाटर टैंक का एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लो कि एक वाटर टैंक आपका ये रहा, ठीक है, और एक और वाटर टैंक मैं यहाँ पे ले लूंगा। एक वाटर टैंक ये रहा और एक और वाटर टैंक यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो एक और वाटर टैंक मैंने यहाँ पे ले लिया। दोनों में वाटर फिल कर दी जाए, ठीक है, दोनों में वाटर फिल कर देता हूँ मैं। और ऐसा कर लेते हैं कि इसमें थोड़ा वाटर ज़्यादा ले लेते हैं इस लेवल तक, और दूसरे वाले में वाटर जो है वो थोड़ा कम ले लेते हैं इस लेवल तक बस। और जैसे ही आप इसको पाइप से कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये देखो मैंने इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया नीचे की तरफ ऐसे। अच्छा, हाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो ये इस तरह से पाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो पाइप से कनेक्ट कर दिया तो वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वाटर हायर वाले से हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का फ्लो इधर से होगा क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर है, इसमें कम वाटर है, तो इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी कम है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो जाए। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों ही कंटेनर में वाटर इक्वल अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वाटर का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब वाटर का फ्लो होना बंद हो गया तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल सेम हो गई। तो उसी तरह से चार्ज के साथ होता है, अगर जिस पे चार्ज ज्यादा है उसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है। जैसे हमने डिस्कस भी किया था Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के बारे में, मैंने बोला था जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो मान लो कि A की पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब A पे चार्ज ज्यादा है, और B की पोटेंशियल कम है, B पे कम चार्ज है। तो जैसे ही वायर से आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वायर के थ्रू जो चार्ज का फ्लो होगा वो A से B की तरफ तब तक होता रहेगा जब तक इसकी पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। कॉमन नहीं होती। दिस वन इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब Q1 और Q2 और Q1 क्या है, तो अभी मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूं यहाँ पे, Q1 प्लस Q2, ये आपका टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस C1 और C2 मैंने दिखाया हुआ है डायग्राम में कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी C2 है। तो अपॉन में आपके पास आ गया C1 प्लस C2, ये दिखा दिया हमने जी। तो Q1 की वैल्यू कितनी लिख रहे हो आप, C1V1, तो ये C1V1 प्लस C2V2, Q2 की वैल्यू C2V2 हो गई। अपॉन में आप दिखा सकते हो C1 प्लस C2, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल के लिए, कॉमन पोटेंशियल मतलब V से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ जाता है। और बॉक्स में सारे फॉर्मूले का यहाँ पे इस कॉमन पोटेंशियल पे आपका जैसे न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप वहाँ पे आपको देखना है कि पहले कैपेसिटेंस दी हुई होनी चाहिए, दूसरे की कैपेसिटेंस दी होनी चाहिए, पहले का पोटेंशियल दिया होना चाहिए, दूसरे का पोटेंशियल दिया होना चाहिए, बस। तो आप यहाँ से कॉमन पोटेंशियल इजिली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि लॉस जो होता है, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जैसे आपने यहाँ पे दो बॉडी लिया हुआ है और ये दो बॉडी में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब आप वायर से कनेक्ट कर दोगे एक दूसरे को। तो जब वायर से कनेक्ट करोगे तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी। तो वैसे केस में क्या होगा, क्या इनिशियल में जो टोटल चार्ज रहेगी वो ज्यादा होगी या बाद में जो टोटल चार्ज होगी वो ज्यादा होगी। तो देखो जब भी आप ऐसा करते हो, जब भी दो अलग अलग पोटेंशियल के बॉडी को कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना, और भी वो जिसकी पोटेंशियल अलग अलग हो। अगर ये दो ब्लॉक है, दोनों की पोटेंशियल अलग अलग है, तो अभी क्या है, अभी इसकी एनर्जी आपकी क्या होगी पहले ये देखना है। मतलब मान लो कि आपने इस पे क्या किया है, इस पे प्लस चार्ज दिया है, इस पे भी प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये A है, ये आपका क्या है, ये B है। तो
शुरू में इसकी एनर्जी, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, चार्ज देखा था, अब मैं एनर्जी की बात कर लेता हूँ। इसकी इनिशियल एनर्जी क्या रही होगी, दोनों की इनिशियल एनर्जी, तो एनर्जी को मैं यू से लिखता हूँ और यू आई, इनिशियल एनर्जी को यू आई से। तो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी पोटेंशियल V1 है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी पोटेंशियल V2 है। चार्ज जो शुरू में था इस पे Q1 है, इस पे चार्ज क्या था Q2 है। तो ये हो जाएगा हाफ, पहले वाले के लिए हाफ 1/2 से मैं लिख रहा हूं हाफ C1V1 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर, ठीक है। पहले वाले पे सर जो यू आई क्या है? इनिशियल, ये इनिशियल आई इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल एनर्जी दोनों सिस्टम के लिए जो इनिशियल एनर्जी होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर, ऐसा ही तो होगा। जी। शुरू में जो टोटल एनर्जी रहेगी, ओवरऑल टोटल एनर्जी अभी सिस्टम में, जब आपने वायर से इसको कनेक्ट नहीं किया है तो टोटल एनर्जी यही मिलेगी आपको। जी। जैसे ही आप इसको वायर से कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है, अब देखो जब वायर से इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद इसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग है। तो प्रोड्यूस क्या हो रहा है, स्पार्किंग। स्पार्किंग अगर प्रोड्यूस होगी तो स्पार्किंग के ड्यूरेशन में कुछ चीजें इससे बाहर निकलेंगी। क्या क्या, जब स्पार्क होता है तो क्या निकलता है, आपको क्या दिखता है, लाइट दिखती है, साउंड दिखता है, साउंड भी तो होता है स्पार्किंग की। तो एक तो लाइट दिखेगा स्पार्क होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा स्पार्किंग का, और जब लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो आग की तरह, कुछ एक आग की तरह दिखेगा, तो वो हीट, तो हीट भी आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। तो इस तीन फॉर्म में एनर्जी वहां पे निकलेगी। जैसे ही आप इसको वायर से कनेक्ट करोगे तो इस तीन फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी निकलेगी जो एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो इसका मतलब है कि बाद वाली जो एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, तब अगर वायर से अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो वायर से कनेक्ट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसका पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाएगा, इसकी भी पोटेंशियल V हो जाएगी, इसकी भी पोटेंशियल V हो जाएगी, V1 V2 बराबर हो जाए। बिल्कुल। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, वो बताया मैंने C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि कॉमन पोटेंशियल तो ये हो गया, लेकिन अभी मुझे देखना है कि कनेक्ट करने के बाद एनर्जी क्या रहेगी। तो कनेक्ट करने के बाद मतलब फाइनल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। ये क्या है, ये बिफोर सर ऐसा तो नहीं है ना कि आपको अपनी कनेक्ट करने के बाद जैसा आपने देखा पोटेंशियल सेम हो गया है, तो फाइनल एनर्जी जो रहेगी UF से लिख रहा हूँ मैं फाइनल एनर्जी, UI से मैंने इनिशियल लिखा था, तो ये हो जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस C1 ही है, पोटेंशियल V स्क्वायर हो गया क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो रही है, प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो हाफ V स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, C1 प्लस C2, ये मैंने यहां पे दिखा दिया। दिस वन इज इक्वल टू हाफ, अब V स्क्वायर जो है, तो ये जो V की वैल्यू आपने ली है इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। ये क्या है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी पूरे की, होल स्क्वायर, और एक आपके पास अब जो बच रहा है यहाँ पे, वो बच रहा है ये वाला C1 प्लस C2, तो इनटू में आप यहाँ पे कर सकते हो C1 प्लस C2, ऐसा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैलकुलेशन अभी हम यहाँ पे करना है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे दिस वन इज इक्वल, फिर हमने C1 प्लस C2 कहाँ किया हमने तो जो V की वैल्यू है ये पूरी की पूरी V की वैल्यू रखी, V स्क्वायर किया, और ये C1 C2 इसमें है ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऊपर वाला पार्ट है। ठीक। तो U फाइनल जो आप ले रहे हो अब, ये किसके इक्वल आएगा वो देखो, आपका पूरा ध्यान अब U फाइनल निकालने पे होना चाहिए। तो इसकी स्क्वायरिंग भी कर लो आप, यहाँ पे देखो C1 A प्लस B का होल स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर
V1 स्क्वायर पहला का प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2। अब इसी का C1 C2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ और V1 V2 ऐसा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं जी। क्योंकि लिखने का तो C1 V1 लिखता, मैं C2 V2 लिखता, लेकिन मैंने C1 C2 को एक तरफ ले लिया और V1 V2 को एक तरफ ले लिया। इसकी स्क्वायरिंग ऊपर वाले की स्क्वायरिंग मैंने कर दी। नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में आप C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखो ये आप करोगे C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर अगर करते हो तो इनटू में यहाँ पे ऊपर में C1 प्लस C2 है, जो कि एक C1 प्लस C2 को कैंसिल कर देगा। जी। तो अब आपके पास UF इक्वल टू कितना बच गया फाइनल वाले का, हाफ। यहाँ पे देखो हाफ आपने छोड़ रखा था, तो यहाँ पे मैं हाफ भी ले लेता हूँ, हाफ। ठीक है, और ये पूरे का पूरा तो जो पार्ट है वो है आपका, अभी मैं लिख देता हूँ, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन में C1 प्लस C2, है ना, तो अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया फाइनल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला। इनिशियल और फाइनल दोनों निकल गए आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चूंकि देखना है एनर्जी कितनी बच रही है, तो आप क्या करोगे, इनिशियल आपका ज्यादा बड़ा था या फाइनल ज्यादा बड़ा था, तो फाइनल नहीं इनिशियल, क्योंकि उसके बाद क्या हुई है, एनर्जी लॉस हुई है इस सब फॉर्म में। स्पार्किंग जब हुई तो लाइट, साउंड और हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई, तो फाइनल वाली एनर्जी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो बात करते हैं हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लॉस इन एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो रही है वो देखोगे आप, तो ये हो जाएगी आपकी ऐसे, जो एनर्जी होगी लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू या यू से भी लिखते हैं आप, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है ना, तो यू इनिशियल जो है, दिस इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल का था, माइनस फाइनल यहाँ पे आपके पास दिख रहा है हाफ, और यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर, तो इसको पूरा ऊपर वाला पार्ट को है उसी को कर देना है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, और इस सब पे अपॉन कर दोगे C1 प्लस C2। अगर मैं यहाँ पे हाफ सब में कॉमन ले लूं, जैसे यहाँ पे देखो इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, ठीक है, तो सब में ओवरऑल हाफ तो आ जाएगा, तो हाफ तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक कॉमन और लूंगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पहले एक, यहाँ पे ऐसे डिवाइड में दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लेते हैं पहले, ये 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है, और ये जो पार्ट बच रहा है इसको आप लो C1 V1 स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर आप एलसीएम ले रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई भी C1 C2 C1 प्लस C2, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस दोनों का C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस ये C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला माइनस माइनस, बाकी ये टर्म सारा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर
और थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर देता हूँ मैं ताकि पूरा चीज़ हमें सामने में दिखे। ये हो जाएगा प्लस 2C1C2 और V1V2। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि V1V2 भी हमारे पास यहाँ पे दिख जाए। तो V1V2 इस सब का एक साथ आपने यहाँ पे ऐसा ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा फोकस आपका कैलकुलेशन पे होना चाहिए। देखो 1/2 C1 + C2। आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत नेटवर्क की इशू रह जाती है, कभी कभी बीच में ब्रेक हो जाता होगा। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करो आप। देखो C1 तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C1² V1², है ना। तो ये पहले मैं इसको कर देता हूँ C1² V1²। उसके बाद इसको इससे कर दो तो ये कितना हो जाएगा प्लस C2² V2²। अब C1 वाले से उठा के इसको कर दो आप इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा C1C2 V1²। तो प्लस कर दो C1C2 V2²। उसी तरह से फिर आप इसको करोगे तो C1C2 V1²। तो प्लस C1C2 V1², ठीक है, माइनस ये हो गया आपका। इससे पहले ये वाला जो पार्ट रहा है सारा चीज आप देखते चले जाओगे किसकी किसकी स्क्वायरिंग की है। इससे ऊपर वाले में भी एक बार चेक कर लो कि ये जो स्क्वायरिंग हुई है, ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये स्क्वायरिंग है C1²। यहाँ पे देखना C1 का स्क्वायर लिखना है, ध्यान रखना। और ये C2 का स्क्वायर है, ये उस वाले में रह गया था, तो यहाँ पे C1² और यहाँ पे C2 का स्क्वायर लिखना है आपको। अभी इसमें भी आप देखोगे, यहाँ पे भी जब आप आ रहे हो तो वही काम आपको यहाँ पे भी करना है कि ये C1² और ये C2²। तो यहाँ पे भी आपके पास अब जो पूरा माइनस के साथ आएगा तो माइनस C1² V1²। फिर इसके साथ भी माइनस अप्लाई करोगे, अभी हमने माइनस अप्लाई किया नहीं था लेकिन अब माइनस अप्लाई करोगे तो ये भी माइनस में होगा। तो माइनस C2² V2²। फिर इसमें भी करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो दोनों को आपको चेंज करना है। तो माइनस 2C1C2 V1V2 ये पूरा हो गया। अब देखो इसमें कट क्या रहा है, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है वो देख लो आप। C1 V1², C1 V1², ये C1 V1² यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब माइनस के साथ है, तो ये भी माइनस के साथ है। तो ये C2 V2², C2 V2² ये कैंसिल हो रहा है। अब आपके पास जो रह रहा है टर्म्स उसको देखोगे, थोड़ा छोटा जरूर हो गया है। तो ये U = हाफ C1 + C2 और ये आ जाएगा आपका। इसमें से भी आप कुछ कॉमन ले सकते हो। देखो कॉमन क्या ले सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद करेंगे। C1 C2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, C1 C2 इसमें से आ जाएगा और C1 C2 इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो क्यों ना यहाँ पे कॉमन ले ही लें, है ना। तो दोनों में से ये कॉमन भी ले लेते हैं। तो ऊपर में मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ C1 C2। अब आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, ये सिर्फ V2² V1² V2² प्लस V1² माइनस 2V1V2 ये आपके पास आ जाएगा। तो इससे आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, इसको या तो आप V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखो, ये C1 C2 अपॉन में 2C1 + C2, और या तो इसी को आप
V2 माइनस V1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो चेंज लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो C1 C2 टू C1 प्लस C2 और V1 माइनस जैसे V1 माइनस V2 या फिर V2 माइनस V1, क्योंकि दोनों का जो स्क्वायरिंग होगा तो पॉजिटिव में आएगा, इसलिए इसको ऐसा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये दोनों ही आपके पास फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि 4 माइक्रोफराड का जो कैपेसिटर है उसको चार्ज किया आपने 200 वोल्ट सप्लाई देके, ठीक है। तो और इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। जब आपने उसको चार्ज कर दिया उसके बाद आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट कर दिया दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से, है ना। दूसरा जो कैपेसिटर है जो अनचार्ज है उससे कनेक्ट कर दिया, वो 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर था। तो आखिर में जो अनचार्ज था तो उस पर कोई एनर्जी तो उस समय रही नहीं होगी। तो टोटल एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी आपने जब चार्ज किया होगा कैपेसिटर को तो वो 4 वाले पे रही होगी। तो मतलब हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और इसमें हाफ कैपेसिटर जो है आपका 4 माइक्रोफराड, दैट मीन्स 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। और पोटेंशियल जो है वो 200 की है जी। तो जब आप इसको 2 2 जा 4 कैंसिल करोगे, ये 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 8, तो ये 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल आएगा आपका। जी। अब आपको ये देखना है कि चार्ज जो है, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर पे क्या रहेगी, ठीक है। इस पे आपको चार्ज देखना है, तो Q इक्वल टू CV लगा दो। दिस वन इज इक्वल टू यहाँ पे CV लगाओ। C कैपेसिटेंस हो गया, तो कैपेसिटेंस आपकी इसकी कितनी है, 4 की है। तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू पोटेंशियल आपने इसके साथ कनेक्ट किया था 200 का, तो दैट मीन्स यहां से 4 2 जा 8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 आ जाना है। इतने कूलम का चार्ज होगा 4 माइक्रोफराड वाले पे। अब आप देखो, जब आपने 4 माइक्रोफराड वाला और 2 माइक्रोफराड वाले को दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना जी। जब आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक साथ, तो ऐसे केस में दोनों की पोटेंशियल तो कॉमन हो जाएगी। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज तो यही है ना जो आपने दिया था, ये पहले वाले पे ही है ना, क्योंकि दूसरा तो अनचार्ज था। 2 माइक्रोफराड वाला ये क्या था, ये अनचार्ज था, इस पे कोई चार्ज तो था नहीं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप लिखोगे भी कि टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आप यहाँ पे लिखते हो, मान लो Q1, तो Q1 तो यही है ना, ये Q1 है जिसको आप C1 V1 बोल रहे हो। और दूसरा वाला जो Q2 है, Q2, तो इस पे Q2 पे तो चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है। तो आप टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखते हो, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2, ऐसे ही लिखते हो। तो Q1 पे मैं कह रहा हूँ, हाँ जी ये Q1 है, मैं तो मान रहा हूँ ये Q1 है। तो इस पे चार्ज तो कितना है, इस पे चार्ज 8 इंटू 10 पावर माइनस 4 का है जी। लेकिन दूसरे वाले पे चार्ज है ही नहीं। तो दूसरे को मैं क्यों लिखूं, यहाँ पे दूसरे वाले पे चार्ज क्या है, 0 है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेट कैपेसिटेंस कितने की है, तो एक की 4 की है और एक की 2 की है, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 फराड का कैपेसिटेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो आ गया आपके पास यहाँ पे, तो इसको कैंसिल करके देखते हैं कितने की वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा 2। सर C1 प्लस C2 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 कैसे आ गया? C1 कितना है बेटा, C1 देखो, ये C1 है 4 का, और ये C2 है 2 का। अच्छा हाँ। तो 2 ये और 4 ये, 2 प्लस 4 6। अब ये कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 4/3
तो दैट मीन्स ऊपर ये हो जाएगा 400, चूंकि ये -6 है, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो -4 + 6 मतलब ये 100 हो गया। 400/3 इतने वोल्ट, इतना वोल्ट हो गया, कॉमन पोटेंशियल इसकी हो गई। अब बात करेंगे फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की। तो जो आपका फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा U फाइनल, क्योंकि इनिशियल तो आपने निकाल लिया है, फाइनल निकाल ले, उसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी चेक करेंगे। U फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाइनल के लिए हाफ, ठीक है, हाफ कितना हो गया, तो ये कैपेसिटर और ये वाला, तो इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ। 4 + 2 6 इंटू 10 पावर जी कितना, 10 पावर -6, ये कॉमन पोटेंशियल है। देखो फाइनल जो मैंने निकाला था, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक बार, जो फाइनल मैंने निकाला था उसके फॉर्मूले को दिखाता हूँ। देखो ये फाइनल है, और ये फाइनल में आपने क्या किया है, ये देखो, U हाफ कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर और C1 + C2, यही लिखा है आपने, देखो ये। जी जी तो अभी वहां पे भी मैं वही कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने क्या किया, कॉमन पोटेंशियल देखो हाफ और C1 + C2 इंटू 10 पावर -6, और इंटू क्या करना है आपको, कॉमन पोटेंशियल जो आया है आपके पास, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 4/3 वोल्ट, 400/3, तो 400/3 इसकी स्क्वायरिंग करनी है। जो कॉमन पोटेंशियल है 400/3, इसकी स्क्वायरिंग करनी है आपको, ठीक है। जी तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हो तो आप देखो, आप इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 + 2 6, और ये 2 3 जा 6, ठीक है। ध्यान देना, ये मैं लिख के एक एक स्टेप्स को करूंगा। हाफ इंटू 6 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1600 60 अपॉन 9, ठीक है। सर 16 4 बार 0 होगा ना? बिल्कुल 4 बार 0 होगा, तो 2 0 और लगा दूं यहाँ, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। ये 4 0 है और ये -6 है, दैट मीन्स ये 10 पावर -2 बचेगा अपने पास, और ये बच जाएगा इधर इनटू, इसको आप करोगे तो 16 बचेगा, 16 है ही, और ये 3 बच जाएगा, 16/3, इतना जूल का जो फाइनल एनर्जी होगी। जी तो अब जो आपको देखना है कि लॉस ऑफ एनर्जी का मामला है, तो लॉस ऑफ एनर्जी में क्या करते हो, अगर मैं डेल्टा U से लिखूं तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल, जी तो फाइनल वाला देखो कितना आ रहा है, 16/3 इंटू 10 पावर -2, और इनिशियल का देखो कितना आ रहा है, सबसे पहले जो मैंने ऊपर में निकाला था इनिशियल, 8 इंटू 10 पावर -2, जी तो इनिशियल की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 इंटू 10 पावर -2, और ये माइनस, तो अब 10 पावर -2 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, जी ये हो गया 8 माइनस कितना, 16/3, इतना जूल आ जाएगा, तो 10 पावर -2, और ये हो जाएगा 8 3 जा 24 -16/3, ठीक है। जी और अब ये जो आ जाता है 10 पावर -2, और ये कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 24 - 16 9 8 सही है क्या, जी देख लो, जी सही है, सही है। अपॉन में 3,
इनटू इतना। तो अब इसको डिवाइड करके देखो, ये कितना हो, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से होगा 2.67 इंटू 10 पावर -2 जूल। ये वैल्यू इसकी आएगी और यही इसका आंसर होगा लॉस ऑफ एनर्जी के लिए। तो जब भी इस तरह का कैपेसिटर मिले आपको, तो आप समझ लेना कि एक कैपेसिटर ये बन रहा है C1, क्योंकि प्लस ये है, और ब्लैक से दिखाओ कि मैं ब्लैक से दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि B वाला जो है, B वाला माइनस है तो माइनस यहाँ बन रहा है। तो एक कैपेसिटर इस दोनों के बीच बन रहा है, दूसरा कैपेसिटर इस दोनों के बीच बन रहा है। तो और ये दोनों कैपेसिटर क्या है, ये ऊपर वाला C1 और नीचे वाला C2 दोनों पैरेलल में है, क्योंकि आप इससे ब्लैक को बेशक ऐसे ब्लैक से कनेक्ट करके दिखा दो। बीच में जो एरिया है, जो माइनस B का एरिया माइनस है, वो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर कुछ है ही नहीं तो कैपेसिटर बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये पैरेलल में बन रहा है। और पैरेलल में कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2। तो दोनों प्लेट जो है सेम है, तो दोनों की कैपेसिटेंस सेम होगी, तो 2C आप लिख सकते हो। और दोनों के बीच में एयर है, तो एयर के लिए फॉर्मूला आपने C इक्वल टू क्या निकाला था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो दो कैपेसिटर बन रहा है तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो गया इसका आंसर। और ये ही आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इस केस के लिए आंसर आ गया। उसी तरह से अब आप इसको देखने के साथ इसमें आप बता सकते हो, जैसे ये है आपका, तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, ये प्लस है, ठीक है। और उसी तरह से नीचे वाले में यहाँ पे भी आप बनाओगे कि कहोगे आपकी ये भी प्लस है, नीचे वाला भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें बी वाले की तरफ, इस तरफ ये माइनस है ना। तो इस तरह का कितना कैपेसिटर यहाँ पे बन रहा है, आपने अभी बताया था मुझे, कितना कैपेसिटर यहाँ पे बन रहा है, 3 बन रहा है। तो बस 3 कैपेसिटर बन रहे हैं और तीनों पैरेलल में है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वो 3C का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि C प्लस C कैपेसिटेंस प्लेट सेम है, दोनों के बीच का गैप सेम है। तो एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, तीनों पैरेलल में, तो 3C कहने का मतलब 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जी समझा। ठीक है। उसी तरह से अब इसमें देखो, इसमें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, इसमें जरा देख के बताओ। दो बन रहे हैं। अब इसमें 2 बन रहे हैं, बीच में तो बनेगा नहीं। समझ आ गया सर, समझ। तो 2 ही बनेंगे, तो 2 बनेगा तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जी हो गया इसका आंसर। कि इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक पे क्या इफेक्ट होगा जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट करते हो कैपेसिटर से। तो मान लो कि कोई जो चार्ज है उस पे मान लो चार्ज Q0 रही हो, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस जो रहा होगा वो C0 रहा हो, ऐसा मैं मान लेता हूँ। चार्ज Q0, कैपेसिटेंस C0, पोटेंशियल V0 और इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और इनिशियल एनर्जी जो उस पे रही होगी U0। तो ये हो गया चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये सब चीजें हैं इसमें। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंसर्ट करते हो तो जैसे Q0 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है C0 V0, देख लिया हमने। दूसरा फॉर्मूला E0 के लिए क्या होता है, E0 इक्वल टू V0 बाय D, ये भी हमें पता चल गया है। और U0 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला U0 इक्वल टू हाफ C0 V0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हमने देख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूं पहले वाले में चार्ज के लिए। समझना है बात को। तो चार्ज जो होगी, जो अगर Q0 चार्ज थी तो चार्ज Q0 ही रह जाएगी, क्योंकि बैटरी जो है डिस्कनेक्ट करने के पहले वो क्या हुआ है, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसमें इंसर्ट कर दिया है। मतलब चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स रिमेन्स Q0 बिकॉज
the battery has been disconnected before the inserted the dielectric slab. डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के पहले ही आपने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जितनी थी कैपेसिटर पे, चार्ज उतनी ही रह जाएगी, राइट? जी। हाँ, दूसरे पॉइंट को समझेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर प्लेट के बीच में डालोगे तो वो जो सरफेस होता है, आपने ये मान लो कि ये कैपेसिटर है, ये बना दिया कैपेसिटर, और यहां पे मैं दिखाता हूं कि आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हो, ठीक है? ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इसमें डाल दिया, ये डाइलेक्ट्रिक है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इसमें डालोगे दोनों प्लेट के बीच में, तो इंड्यूस्ड ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा सरफेस चार्ज को, डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस करेगा। और ऐसे केस में मतलब ये क्या हुआ, अगर मान लो आपका ये प्लस हो रहा था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर ये प्लस बनता है तो दूसरा वाला ये क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे माइनस बना देगा। अगर ये प्लस बना रहा है तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो वैसे केस में जो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, रिड्यूस कर देगा। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो कि एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपको याद होगा, E इक्वल टू E नॉट बाय K, याद है? जहां पे मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था। हाँ हाँ हाँ, ये K का रेशियो होता है E नॉट बाई E। बिल्कुल। तो ऐसे केस में जो डाइलेक्ट्रिक है, वो ये जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, ये रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वैसे केस में नई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो मिलती है वो 1/K टाइम्स होती है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो ऑलरेडी पहले जब आपने उस इंड्यूस इसमें स्लैब नहीं डाला था, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी। देखो उससे के पहले की उसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था जब तक, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो ये क्या कर दिया, कैपेसिटर जो है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी इंड्यूस्ड करेगा। तो इंड्यूस्ड करने के कारण क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो 1/K टाइम से रिड्यूस कर जाती है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता जाएगा, 1 मार्क्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो तीसरा पॉइंट आपका ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोलोगे आप? तो देखो इसके लिए भी फॉर्मूला जो है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला लिया है ये वाला, E नॉट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, E नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, V नॉट बाई डी, है ना? तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, E नॉट इक्वल टू V नॉट बाई डी। मतलब मैंने बोलता था कि मेरे एक फ्रेंड है वेद, VED, ठीक है? और ये अगर आपका देखो यहाँ पे E नॉट, अब E जो है ये E किसके इक्वल है, तो E नॉट बाई K के इक्वल है, तो E नॉट बाई K इंटू डी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, E नॉट इंटू डी किसके इक्वल है भाई, ये V के इक्वल है। तो V नॉट इसको मैं लिख देता हूँ V नॉट बाई K, मतलब पोटेंशियल भी क्या हो गया, इसमें डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इस केस में क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज कर रही है ना? जब आप जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आप डालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो पूछेगा, क्वेश्चन में पूछता है कि विच वन विल इंक्रीज आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिफोर कनेक्टिंग बिफोर चार्जिंग द कैपेसिटर, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, आप इस तरह के क्वेश्चन को स्ट्राइक नहीं कर सकते, हिट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी अगला मैं डिस्कस करूंगा 4 के बारे में। 4th पॉइंट आपका कैपेसिटेंस के लिए मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस का जैसे फॉर्मूला जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, वो होता है आपका C इक्वल टू Q नॉट बाई V, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले,
C इक्वल टू Q नॉट अपॉन V, ठीक है। और चलो यहाँ पे मैं Q नॉट, दिस वन इज इक्वल टू Q नॉट तो मैंने लिख दिया, और V की जगह पे मैं क्या लिखूं, देखो V की जगह पे मैं क्या लिखूं, V नॉट बाय K लिखूं। जी तो ये क्या हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन V नॉट। तो ये क्या हो सर गया, यहाँ पे भी ये क्यू नॉट है यहाँ पे। हाँ ये Q नॉट है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये K और ये Q नॉट बाय V नॉट, Q नॉट बाय V नॉट देखो किसके इक्वल था यहाँ पे, Q नॉट और V नॉट करूं तो ये C नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो ये C नॉट के इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ जी पे आपको रुकूंगा और यहाँ पे इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखता हूँ, यहाँ C इक्वल टू, जो कि ये C है, इक्वल टू K C नॉट, ये इसको बॉक्स में मैं डाल देता हूँ। आप एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 इससे बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, इसका मतलब है बेटा वो सी नॉट को बता रहा है। सी नॉट जो है, सी नॉट किसके लिए हम लोग यूज करते थे, एयर के लिए तो यूज करते थे, तो इसका मतलब है वो सी नॉट के लिए बता रहा है बेटा। और सी नॉट की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी हुई है वो आपको देखो, तो ये देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूं कि भाई ये मेरे पास सी नॉट की वैल्यू को बता रहा है, और सी नॉट की वैल्यू बता रहा है 8 पिकोफराड। तो सी नॉट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, वो फॉर्मूला होता था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मतलब जब एयर हम लोग लेते थे प्लेट के बीच में तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एरिया होता था और डी डिस्टेंस होती थी, एप्सिलॉन नॉट मीडियम फॉर एयर के लिए हम लोग यूज करते थे। अब उसी में ये बोल रहा है वो उसने कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बी रिड्यूस्ड बाय हाफ। डिस्टेंस को इसने क्या किया, डिस्टेंस को रिड्यूस करके हाफ कर दिया, ठीक। द रिड्यूस्ड बाय हाफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब स्पेस इस दोनों के बीच जो कैपेसिटर इन्होंने बनाया है और जो कैपेसिटर बनाया है उसके डिस्टेंस को हाफ भी कर दिया, और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इन्होंने पुट कर दिया। वो डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक को आप के से लिखते हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू वो दे रहे हैं कि 6 का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो d/2 की है। तो पहले जो डिस्टेंस d था वो d/2 हो गया और वैल्यू भी k की ऐसी हो गई। तो जब अब देखो आपके पास जब d/2 करोगे तो अब ये इसकी जगह पे नया कैपेसिटर जो बनेगा आपका वो 2 यहाँ पे a एप्सिलॉन नॉट बाय d, d/2, तो d/2 आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, d नीचे आ जाएगा, ऐसा कैपेसिटर होगा, नया कैपेसिटर जो होगा। लेकिन नया कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक भी तो डाला है, तो फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक का यहां से निकलता है, C इक्वल टू K की वैल्यू है 6, है ना, और C नॉट, ये जो आपने C नॉट निकाला है जब उसके बीच का गैप को, नया C नॉट है आपका जो उसके बीच को कम कर दिया, तो आपने इसको किसको कैसे लिखोगे, तो देखो आप इसको लिखोगे d/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट a, हाँ एप्सिलॉन नॉट a बाय d, मतलब ये अब जो वैल्यू आ गई आपकी, इसको सीधा लिखो आप 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय d, मतलब 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय d की वैल्यू, मतलब ये C नॉट की वैल्यू के इक्वल है, मतलब 8 पिकोफराड के इक्वल है जी। तो 8 पिकोफराड, 2 इंटू 8 मतलब 16 कर दो उसको, 8 2 जा 16 पिकोफराड, मतलब कितना हो गया, 16 6 जा 96 पिकोफराड, ये इसका आंसर हो गया बेटा जी। देखो बेटा, 5th पॉइंट आपके पास क्या बता रहा है, ये पूछता है कि एनर्जी स्टोर्ड क्या हुआ। एनर्जी स्टोर्ड मतलब जो फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड का वो होता है हाफ CV², बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आप देखो हाफ, C की जगह पे मैं डाइलेक्ट्रिक अगर आप डालते हो तो K C नॉट लिखोगे,
जी और पोटेंशियल की जगह पे आप V नॉट बाई के लिखोगे, जी इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो गया हाँ 1/2 के सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। तो एक के और एक के कैंसिल हो रहा है यहां से, और यहां पे आ रहा है आपके पास 1/2 और 1/k भी आ रहा है, के नीचे ये बच रहा है, तो 1/2 जी और सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और सी नॉट वी नॉट स्क्वायर जो है 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये इसकी शुरुआत की एनर्जी है। तो एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी भी रिड्यूस हो गई। तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो भी डिक्रीज हो रही है, कितने फैक्टर से, के फैक्टर से वो डिक्रीज हो रही है। एनर्जी जो है दिस इज जो एक्चुअल एनर्जी है, दिस वन इज डिक्रीज्ड बाय के फैक्टर, है ना, जी ये डिक्रीज हो रही है के फैक्टर से, तो एनर्जी में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। इसी केस में अभी जैसे आपने यहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर बैटरी आपकी कनेक्टेड रह जाए, ठीक है, बैटरी अगर कनेक्टेड रह जाती है तो किस किस चीज पे क्या क्या फर्क पड़ेगा वो देखो। सबसे पहले मैं बात कर लूं चार्ज पे। तो चार्ज यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये Q इक्वल टू होता है CV, और ये जो C है वो K C नॉट के इक्वल हो चुका है, इंटू V कर दोगे, ये V नॉट। जी तो ये सीधा यहाँ पे V नॉट नहीं लिखे, उधर ही V नॉट लिखेंगे, K C नॉट V नॉट। मतलब चार्ज हो गया इस केस में K टाइम्स ऑफ Q नॉट, मतलब चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया K टाइम्स से, ठीक है। अब मैं दूसरे में जी बात कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने डिस्कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम से डिक्रीज हुई थी, लेकिन अगर आप कनेक्ट रहने देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे E इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है V/d, तो V की जगह पे मैं V नॉट बाई डी लिख देता हूं। तो V नॉट बाई डी जो है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्टिंग में थी उसके इक्वल रह जाएगी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो अनचेंज रहता है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द कैपेसिटर वो भी क्या रहेगी, वो भी अनचेंज रहेगी, जितनी थी उतनी ही रह जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो ना उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मेंटेन रहेगी, ठीक है। अच्छा ठीक है हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद पोटेंशियल की बात करनी है। तो पोटेंशियल में क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट रहती है उसमें कैपेसिटर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो V नॉट के इक्वल आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बात समझ लेना आप। पोटेंशियल डिफरेंस, चूंकि पोटेंशियल क्या है, बैटरी जब तक आपने कनेक्ट कर रखा है तब तक उसका पोटेंशियल थोड़ी दोनों पे, इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल जाएगा, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इसमें रहेगा उतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इसमें रहेगा, है ना। तो पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिमेन्स अनचेंज है। चार्ज आपकी सिर्फ यहाँ पे क्या है, K टाइम से इंक्रीज कर गई है। जहां तक एनर्जी स्टोर्ड का सवाल है, तो चूंकि चार्ज आपका इंक्रीज कर गया है तो एनर्जी स्टोर्ड में फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे साइड में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड के मामले में जो एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हो हाफ CV² लिखते हो। ये हाफ CV² जो होगा हाफ, और C की जगह पे आप क्या लिखोगे, K C नॉट V नॉट स्क्वायर, और इसको प्लस सर ये टॉपिक और कितना बचा है? तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ, और K को मैं बाहर कर देता हूं पहले, ये लास्ट टॉपिक है आपका, K बाहर हो गया तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू K, और C नॉट V नॉट स्क्वायर को आप U नॉट लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो किससे इंक्रीज कर रही है, वो K टाइम से इंक्रीज कर रही है। तो मतलब वायर कनेक्टेड रह गई
तो एनर्जी के टाइम से इंक्रीज होगी और चार्ज के टाइम से इंक्रीज होगा, बाकी सब सेम रहेगा।